मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस लाइव सेशन में कक्षा 10-1 राजनीतिक विज्ञान का उप विषय रहेगा संघवाद और उसका भाग 2। कल हमने संघवाद क्या है और संघात्मक शासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और भारत में उन संघवाद की विशेषताओं को किस प्रकार से भारतीय संविधान ने अपनाया है, हम इस विषय का हम अध्ययन कर चुके हैं। कल हमने ये भी जाना कि संघवाद जो शासन व्यवस्था है, संविधान के द्वारा जो लागू की जाती है, उसके अंदर किन किन विशेषताओं को शामिल किया जाता है, तभी हम उस देश की शासन व्यवस्था को संघवाद शासन व्यवस्था का नाम दे सकते हैं। और पूरे भारत के संविधान का हमने कल निचोड़ बताया कि भारत के संविधान ने जो संघवाद की जो विशेषताएं हैं उन सभी को अपनाया है, इसलिए हम भारत के शासन को संघवाद शासन व्यवस्था का नाम दे सकते हैं। लेकिन सभी विद्वान जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो इस बात पर पूर्णतः सहमत नहीं है कि भारत का जो शासन व्यवस्था है वो क्या वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था है या केवल अर्ध संघात्मक है, क्या वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। इन सभी बातों का हम तभी निचोड़ निकाल सकते हैं जब हम पूरी इस चीज का अध्ययन करें कि उन विशेषताओं का भी अध्ययन करें जो ये हमें बताती है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था का पूर्णतः समर्थक है। उन विशेषताओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं भी हैं जो भारतीय शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था में तब्दील कर देती हैं। और इन्हीं दोनों मिली जुली विशेषताओं के विश्लेषण के पश्चात ही बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक जानकार होते हैं उन सभी ने इस चीज को माना है कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो ना तो पूर्णतः एकात्मक शासन व्यवस्था है और ना ही वो पूरी तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए आज हम भारत के संविधान के जो अंदर जो वर्णित है और जो यथार्थ रूप में जो हमारे सामने शासन व्यवस्था आती है, हम उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और इस चीज को निष्कर्ष के तौर पर निकालेंगे कि भारत की जो शासन व्यवस्था है क्या संघात्मक है क्या एकात्मक है। तो आज हम सबसे पहले भारतीय भारतीय संघ है उसकी जो संविधान में जो एकात्मक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे क्रमवार से और इस चीज को भी बताएंगे कि दोनों का जब हम सारांश निकालेंगे तब हमें पूरी तरह से हमारे संवैधानिक विशेषताओं का जो स्पष्ट नजरिया बनेगा वही हमारे देश की शासन व्यवस्था होगी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था बताई थी कि सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। लेकिन जब हम एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे भारत के संविधान की, तो उसमें देखेंगे कि जो शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। यानी कि जितनी जो 3 अनुसूचियां बताई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन जो केंद्र सूची है उसमें सारे महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उसके बाद जो राज्य सूची है जिसमें शुरुआत में 66 विषय रखे गए थे, लेकिन अब उसके अंदर कमी कर दी गई है और उन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन यदि जो हमारी राज्यसभा है वो यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो केंद्र को भी दोबारा से एक तरह से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और तीसरा जो समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, उसमें भी केंद्र को वरीयता दी गई है। जब किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो उस समय केंद्र द्वारा बनाया गया जो कानून है वो ही लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया उस विषय पर कानून उस हद तक रद्द माना जाता है जिस हद में केंद्र सरकार आती है।
तो हम देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है, जो शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है, इसलिए ये विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर हमें दिखाती है। दूसरा, राज्य सूची में केंद्र का हस्तक्षेप। ये यहीं से है कि जब हमने डिस्कस किया है कि राज्य सूची में जितने वर्णित विषय हैं संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि इन विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर यदि केंद्र सरकार चाहे तो राज्यसभा में प्रस्ताव ला करके वो उस विषय के ऊपर एक निश्चित समय के लिए कानून बना सकती है। उसके पश्चात हम देखेंगे भारतीय संविधान का आपातकाल में एकात्मक हो जाना। भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी स्वतंत्र शासन इकाइयां हैं, वो अपने अपने संबंधित क्षेत्र के जो उनका दायरा है उसके अंदर शासन व्यवस्था को, प्रशासन को संभालती हैं। लेकिन जब देश के ऊपर आपातकाल की घोषणा हो जाती है, बाहरी आक्रमण की स्थिति में जब देश के अंदर इमरजेंसी या आपातकाल लागू किया जाता है, तो उस समय पूरा देश का जो शासन है वो एकात्मक केंद्र के पास चला जाता है। वहां राष्ट्रपति के द्वारा ही शासन जो संभाला जाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक छोटी सी बात और जोड़ सकते हैं कि संबंधित यदि किसी राज्य में भी संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है, उस समय जो केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है संबंधित राज्य में राज्यपाल के रूप में, यदि राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज देता है कि इस राज्य में संवैधानिक मशीनरी संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो उस समय में भी राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है धारा 356 का प्रयोग करके, और वहां का जो शासन प्रणाली है वो सीधा केंद्र के पास चली जाती है और उस पर्टिकुलर समय में उस राज्य का शासन, प्रशासन और कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास चली जाती है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे कि राज्यों के प्रत्यक्ष संविधान का अभाव। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये भी होती है कि जो देश संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां जो राज्य हैं वहां पर दो संविधान पाए जाते हैं, एक पूरे देश के लिए संविधान और एक संबंधित राज्य अपने उस पर्टिकुलर एरिया को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य का अपना संविधान पाया जाता है। लेकिन और वो अपने अपने निश्चित दायरे में उस शासन प्रशासन को संभालते हैं, लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती। राज्यों को अपना संविधान बनाने का, संविधान लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना देश, अपना खुद का संविधान था और वो अपने उस राज्य में अपने संविधान के अनुसार शासन प्रणाली को चला रहा था। लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक राज्य न होकर के 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब पूरे भारत में एक ही संविधान लागू है। राज्यों को किसी प्रकार का अपना संविधान बनाने का, संविधान लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये विशेषता भी भारत के संविधान, भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक शासन की ओर ले जाती है। एकल नागरिकता, ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था जैसा राज्यों को संविधान, प्रत्यक्ष संविधान का अभाव, ठीक इसी प्रकार की जो संघात्मक जो देश हैं, संघात्मक शासन प्रणाली वाले जो देश हैं, उन राज्यों में एक तरह से वो व्यवस्था है कि वहां पर उस राज्य की और देश की अलग अलग नागरिकता उन निवासियों को दी जाती है। यानी सबसे पहले वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी होगा, वहां की नागरिकता होगी और उसके पश्चात वो देश का नागरिक होगा। यानी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में 2 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। ठीक इसी व्यवस्था को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए था यदि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन भारत के संविधान ने एकल नागरिकता को अपनाया है। यानी हम चाहे किसी भी राज्य के निवासी हों, किसी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हों, भारत में कहीं भी निवास करते हों, हमें
केवल और सिर्फ केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता, यानी हम केवल भारत के नागरिक हैं, हमें केवल इकहरी नागरिकता दी गई है। ये विशेषता भी इस बात की ओर इंगित करती है कि भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक की ओर अग्रसर है, एकात्मक शासन प्रणाली को धारण किए हुए। संवैधानिक संशोधनों में संघ का प्रभुत्व, ये विशेषता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी संविधान संशोधन मामले पेश किए जाते हैं संसद के द्वारा, इसमें हमारे संसद में, तो उन सभी में राज्यों की जो मर्जी होती है उनका कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार की विधियों से किया जाता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा जो भी प्रस्ताव पेश किया जाए उसमें संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के पूर्ण बहुमत 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करके संशोधन किया जाता है, और तीसरा जो होता है उसमें उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के साथ साथ भारत के आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति उसके अंदर ली जाती है। तो देख सकते हैं कि केवल कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडलों की मर्जी संवैधानिक संशोधनों में ली जाती है। इसके अलावा राज्य किसी प्रकार की भी संविधान संशोधन संबंधी बात को केंद्र के पास नहीं भेज सकते, राज्यों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम इस व्यवस्था, इस विशेषता से भी कह सकते हैं कि जो ये है संवैधानिक संशोधनों, संघ का जो प्रभुत्व है, संघ को जो वरीयता दी जाती है, उस आधार पर भी कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है, केंद्रीकृत है। अगला, संसद के पास राज्यों के निर्माण, पुनर्सीमांकन तथा पुनर्गठन का अधिकार। ये जो विशेषता है केंद्र के पास, इस विशेषता ने भी सारे की शासन व्यवस्था को एकीकृत एकात्मक शासन की ओर धकेल दिया है, क्योंकि राज्यों के निर्माण करने संबंधी, राज्यों की सीमाओं को पुनर्निर्धारण करने की या उनको पुनर्गठन करने का जो अधिकार है वो केंद्र को दिया गया है। राज्यों को आप अपने सीमाओं के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अपनी सीमाओं का विस्तार करने संबंधी किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। भारत की जो संसद है वो ही इस मामले में अपने आप को अधिकृत मानती है कि हम संसद के राज्यों का जो भी पुनर्गठन है, किसी देश राज्य की जो सीमाएं हैं उनको कम करना है, उनको बढ़ाना है, किसी राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य में मिलाना है, या एक ही बड़े राज्य को 2 हिस्सों में विभक्त करके नए राज्य का निर्माण करना है, ये जो सारी ताकत है, जो सारी शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ये विशेषता भी ये दर्शाती है कि केंद्र जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक की ओर अग्रसर है, एकात्मक शासन व्यवस्था का ही परिचायक है। अगला पॉइंट है संविधान में संघ शब्द का अभाव। ये बातें हमने पिछले इसमें अपने सेशन में पढ़ा कि जो संविधान के जो पूरा संविधान है उसके अंदर भारत का जो ये संघ जो शब्द है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत को राज्यों का संग्रह, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो यदि ये संघ शब्द ही कहीं संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम कह सकते हैं कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था का पालन नहीं करता है। इसके विपरीत वो एकात्मक शासन या एकीकृत शासन की ओर अग्रसर है। एकल संगठित न्याय प्रबंध, अगला जो पॉइंट है जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर हमें इंगित करता है वो एकल संगठित न्याय प्रबंध है। जितने भी संघात्मक शासन वाले जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके अंदर 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है, केंद्रीकृत और राज्यकृत, और उनमें उन्हीं के हिसाब से न्याय प्रदान किया जाता है। लेकिन भारत में केंद्रीकृत यानी कि एकल संगठित न्याय जो है, जो प्रबंध है वो किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला कोर्ट, फिर हमारे जो ट्रायल कोर्ट, इस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था एकीकृत की गई है। राज्यों के लिए या राज्य किसी प्रकार का न्यायिक व्यवस्था का अलग से कोई प्रबंध नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये भी हमें एकात्मक शासन की ओर दिखाता है। अगला पॉइंट, राज्यों की वित्त के प्रति केंद्र पर निर्भरता। सभी
जो राज्य हैं वो वित्त के मामले में अपने आप को केंद्र के ऊपर निर्भर मानते हैं, क्योंकि जहां तक वित्त प्रबंध का मामला होता है तो राज्य सरकार अपने क्षेत्र में वित्त संबंधी प्रबंध करती है, करों को संग्रह करती है और जो प्रशासन व्यवस्था है उसके ऊपर व्यय करती है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी करों से आमदनी लेती है और उसको व्यय करती है, लेकिन राज्य इस मामले में पूरी तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना पाते, इसलिए वो उस खर्च को पूरा करने के लिए एक तरह से केंद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि केंद्र को जो भी करों से आय होती है, जैसे आयकर है, उसका वो अधिकांश भाग राज्यों में वितरित करते हैं। इसके अलावा समय समय पर राज्यों द्वारा आर्थिक रूप से मदद की मांग की जाती है, जो कि केंद्र के द्वारा अनुदान के रूप में इन राज्यों को दिया जाता है, ताकि वो अपना प्रशासन को और अच्छे ढंग से जन कल्याण की नीतियों को लागू कर सकें। उसके बाद केंद्रीयकृत नियोजन। केंद्रीयकृत नियोजन का मतलब यह है कि पूरी तरह से जो प्लानिंग है, जो पूरा का पूरा देश को योजना जो प्रदान की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, वो जो कि सारा का सारा काम केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए ही बनाया जाता है। राज्य सरकारों को उनका पालन लगातार उन्हीं की दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात देखेंगे हम राज्य सरकारों के लिए केंद्र का आदेश स्वीकार करना अनिवार्य है। ये जो विशेषता है ये भी हमें इस बात के लिए एक तरह से इंगित करती है कि जो भी आदेश, जो भी नीतियां केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जाती हैं वो राज्य सरकारों को अपने ऊपर लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होता है। यानी हम साधारण शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि जो भी आदेश केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को प्रदान किए जाते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, सभी राज्य सरकारें उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो ये जो विशेषता है ये भी इस बात की ओर इंगित करती है कि भारत में केंद्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हालांकि संविधान ने संघात्मक शासन प्रणाली का हमारा एक प्रारूप दिया है, लेकिन वास्तविक रूप से ये जो विशेषताएं दिखा रही हैं ये इस बात के लिए इंगित कर रही हैं कि जो सारी शक्तियां हैं वो एकीकृत रूप से केंद्र के पास चली गई। उसके पश्चात हम देखेंगे पॉइंट नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और पदमुक्त करना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों में एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति की जाती है। वो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का एक तरह से दूत होता है, राष्ट्रपति की तरफ से एक कार्यकारी अधिकारी होता है जो संबंधित राज्य में उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसके प्रति जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति का एक तरह से संदेश वाहक होता है। और राष्ट्रपति जब जब उससे सूचना लेता है संबंधित राज्य की, तो राज्यपाल एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का कार्य करता है। तो ये जो महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और समय समय पर उसे जो उसका कार्य विस्तार है उसका भी राष्ट्रपति के द्वारा उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पदमुक्त भी किया जा सकता है। कहने का मतलब राज्य में जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और राज्यपाल राष्ट्रपति का एक तरह से मुख्य एक कह सकते हैं हम संदेशवाहक या दूत का कार्य करता है। तो ये भी एक तरह से राज्य सरकारों के ऊपर इस तरह के एक बाध्यकारी अधिकारी होता है जो कि मतलब हमेशा राज्य की जो सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। क्योंकि यदि राज्यपाल इस प्रकार की सूचना दे दे कि संबंधित इस राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है,
तो इस सूचना के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये शक्तियां भी इस चीज के लिए जाहिर करती हैं कि देश में शासन एकात्मक की ओर जा रहा है। ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है, ये भी इस चीज की ओर इंगित करती है हमें कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की, वो किस प्रकार से पूरे भारत के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति है। अब हम ये बताना चाहता हूं मैं कि राष्ट्रपति एक तरह से संवैधानिक मुखिया है और राज्यों में उसके द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है एक राज्यपाल। यदि राज्यपाल इस बात की सूचना देता है कि इस राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति धारा 356 का प्रयोग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो राज्य सरकारों के ऊपर हमेशा एक ये नियंत्रण सा रहता है कि कहीं राज्यपाल इस प्रकार की सूचना दे करके उस राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त ना करवा दे हमेशा। क्योंकि अब स्वतंत्रता जब से हमारा देश का संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है राज्य सरकारों के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो शक्ति है ये भी संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति को दी गई है, ये भी एकात्मक शासन व्यवस्था का ही परिचय है। तो हम इन जो पॉइंट्स हमने देखे हैं, हमने ये जो अध्ययन किया है, ये सारी विशेषताएं इस चीज की ओर इंगित करती हैं कि भारत में हालांकि संघवाद का संविधान में व्यवस्था दी गई है, भारत ने संघवाद शासन व्यवस्था को अपनाया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है और द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई है। सभी प्रकार की वो व्यवस्थाएं की गई हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली को वाले देशों में पाई जाती हैं। लेकिन जब हम इन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हालांकि भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली का जोर जोर से प्रचार किया है, अपने संविधान में वर्णित बात को दिखाया है, लेकिन जब हम इन व्यवस्थाओं की इन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, एक एक के ऊपर ध्यान से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हालांकि भारतीय संविधान ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन मूल रूप से या इसको व्यवहारिक रूप से हम कहें तो भारत का जो शासन प्रक्रिया है, भारत का जो शासन है, वो सारा का सारा एकात्मक शासन व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में है। कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था है ना तो वो पूर्णतः से संघात्मक है और ना ही वो पूरी तरह से एकात्मक है। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक और एकात्मक शासन का मिला जुला स्वरूप है। यदि हमें ये बताना पड़े कि संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तो हम उन विशेषताओं के बारे में बताएंगे जो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, जिनमें हमने ये बताया कि हमें दोहरी शासन व्यवस्था है, शक्तियों का बंटवारा है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं हैं वो बतानी पड़ेंगी। और यदि हम ये पूछा जाता है कि भारत में संघात्मक की बजाय भारत का जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था को मानने वाला है, या आप एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को बताइए, तब हम इन विशेषताओं को बताएंगे कि वास्तव में संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ भारत के संविधान में इन शक्तियों के तहत कार्य होता है। तो हम जब इन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे कि जब इन विशेषताओं के आधार पर तो हम एकात्मक कहेंगे, और जब हम संघात्मक के विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इन सब का मिला जुला हम सारांश हम कह सकते हैं कि भारत के जो शासन व्यवस्था है वो ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही वो पूर्णतः एकात्मक। भारत अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो ये रही हमारी एकात्मक विशेषताएं। उसके पश्चात हमारा एक छोटा सा बिंदु बचता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। यानी
इनके अलावा यदि हम ये जानना चाहें कि केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से निर्भर हैं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध मुख्य तौर से पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? वैधानिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। वैधानिक संबंध वही सारी बातें जो कि हमने इन पॉइंट्स में अध्ययन की हैं कि केंद्र को द्वारा जो आदेश हैं और वो सारे के सारे मान्य होंगे। वैधानिक संबंध में हम शक्तियों का बंटवारा जो हमने किया है 3 अनुसूचियों के तहत, उसका हम अध्ययन करेंगे कि केंद्र सूची में जो विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस किस संस्था को है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां बच गई हैं उनके ऊपर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है और उनको लागू कर सकती है। ये सारी व्यवस्थाएं वैधानिक संबंध में आएंगी। प्रशासनिक संबंध में वो सारी प्रशासनिक गतिविधियां आएंगी जो कि प्रशासन से संबंधित होती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन संबंधित, यानी कि जो भी आदेश, यहाँ एक पॉइंट आया था कि आप देखिए राज्य सरकारों के लिए केंद्र का आदेश स्वीकार करना, ये सारी बातें प्रशासनिक संबंध में आएंगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश को राज्य सरकार अपने कर्मचारी, अपने अधिकारियों की सहायता से लागू करेगी। और तीसरा हमारा वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध के बारे में भी हमने अभी यहाँ जिक्र किया था कि राज्य सरकारें क्या करती हैं? वित्त के प्रति केंद्र पर निर्भर रहती हैं, यानी वित्त को एकत्र करने का जो करों के माध्यम से केंद्र सरकार अपने तरीके से लेती है, राज्य सरकारें अपने निर्धारित क्षेत्र में करों का संग्रह करती है। तो उन सभी का सारांश तो ये है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार अपने जनहित के कार्यों पर खर्च करती है। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा करों का वहन किया जाता है, संग्रह किया जाता है, उसमें केंद्र सरकार अपने मर्जी से, अपने हिसाब से खर्च करके बाकी राज्यों को अनुदान के रूप में दे देती है। और राज्यों की जो निर्भरता है केंद्र के ऊपर वो वित्त के मामले में बहुत ज्यादा है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा संघात्मक संघवाद, जिसके अंदर हमने केवल ये जाना कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या हैं और भारत के संविधान ने संघवाद की किन किन विशेषताओं को अपनाया है। इसके साथ हमने ये भी जाना कि भारत में संघवाद संविधान ने जरूर अपनाया है, लेकिन वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम भारत को, संविधान को ये कह सकते हैं, भारत की शासन व्यवस्था को ये कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक न होकर के एकात्मकता की ओर, एकात्मक संविधान या शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। और संपूर्णतः हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन है प्रणाली है, वो ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक। भारत ने अर्ध संघवाद को अपनाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।